Hello guys, welcome back to your favorite channel Civ English Grammar Classes. I am your Abdhesh sir. Today we will discuss about very important content, tenses. So guys, let us come and join with me. Okay, आज दोस्तों मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट विषय लेकर के आया हूँ। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया था, उसी की एक कैटेगरी है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की। एक कैटेगरी सब कैटेगरी आती है इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। टेंस क्या होते हैं? टेंस, इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो वो टेंस की कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। तो हमने जैसा कि आपको बताया था, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में लास्ट में क्या होता है, हम कैसे पहचान करते हैं प्रेजेंट का है, तो इसमें है, हो, हूँ इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद में इसकी मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए थे। हर टेंस के, यानी प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, इसके 4 सब कैटेगरी होती हैं। एक इंडेफिनिट, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आज इंडेफिनिट के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट, अब दोस्तों एक बात मैं और आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि अंग्रेज़ी विषय को बोलने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 5 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को नहीं किया जाता है। ठीक है गाइस। उसके बाद दूसरा आता है टेंस, इसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य का किया जाना प्रतीत होता है, तो ये टेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगली बात आती है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है विस्तार से। और उसके बाद में काइटिव वर्ब्स, इसमें क्या हो, किसी कार्य को करवाया जाता है। उसके बाद में पैसिव वॉइस। तो 5 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बिना हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते। उसमें से एक चीज़ आ गई टेंस। तो टेंस दोस्तों मैंने आपको बताए। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बहुत सरल तरीके से हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जैसे जो भी क्रिया होती है, जैसे पढ़ना, हंसना, लिखना, बोलना, तो क्रिया के अंत में, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, वह वाली क्रिया। तो इसमें क्रिया के द्वारा अंत में लास्ट में ता, ती, ते आ जाएं, उसके बाद में है, हैं, हो, हूँ आता है, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की कैटेगरी में आ जाता है। तो जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह देखता है, यानी या राम जाता है, राम खेलता है, तो राम के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है। मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो मेरे द्वारा कोई कार्य, यानी कि मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो वो टेंस की कैटेगरी में आ जाता है। और वो भी जिसके लास्ट में क्रिया के अंत में ता, ती, ते, हैं, हूँ, हो आ जाता है, ता है, ती है, ते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। अब आप ये देखिएगा कि इसमें बनाने के भी कुछ नियम हैं, कुछ कैटेगरी दी हुई हैं। जैसे अफर्मेटिव में क्या नियम लागू होता है? अफर्मेटिव कहते हैं सकारात्मक, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और निगेटिव क्या होते हैं? निगेटिव में जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, वो निगेटिव कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव में 2 कैटेगरी आ जाती हैं। जैसे अगर प्रश्न करने पर उत्तर हाँ या ना में होता है, जैसे क्या वह जाता है, क्या वह खेलता है। एक WH फैमिली वाला होता है, तो WH में जैसे वह कहाँ जाता है, वह क्यों रोता है, तो ऐसे सेंटेंस है। तो ये इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं, जिसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। इसके बाद में एक आता है निगेटिव इंट्रोगेटिव। इसमें निगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है। जैसे क्या वह नहीं दौड़ता है, तो पहले क्या भी आ गया और आपके नहीं भी आ रहा है, तो ये निगेटिव इंट्रोगेटिव कहलाएगा। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें सीखने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहली बात ये होती है कि सब्जेक्ट कितने होते हैं, क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले हमको ये पर्सन की जानकारी होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। ठीक है, उसमें जो आपके फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई आता है, प्लूरल बी आता है। सेकंड में इसका यूज नहीं किया जाता है सिंगुलर में, और प्लूरल में आपका यू आ जाता है। उसके बाद में थर्ड पर्सन पर आते हैं, तो ही, सी, इट, दिस, दैट, और सिंगुलर नाउन, जैसे राम, श्याम, मोहन, कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो सिंगुलर नाउन में आ गई। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर थर्ड पर्सन
ये दिया गया है फर्स्ट आपके ये पर्सन के अंतर्गत थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में आपकी ये आ गए ही सी इट दिस दैट और सिंगुलर नाउन, ये चीज़ें आ गई। इसमें तो हम डज का प्रयोग करते हैं। 1 मिनट आप ये देखिएगा, डज हो गया। और अदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ में हम कहाँ पर डू का प्रयोग करते हैं वो बात हम बताएंगे। यानी कि इस चीज़ में आपका ये आएगा डू का प्रयोग, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। ये आ जाएगा। इसे थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़ करके बाकी सभी में डू का प्रयोग। अब ये डज और डू का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस चीज़ को हमको सीखना है। जैसे डज और डू का प्रयोग आपके नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में किया जाता है, ठीक है। तो ये मैं बाद को आपको बताऊंगा। पहले अफर्मेटिव के नियम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट प्लस B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका एस या ईएस लगता है। कहाँ लगता है? थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, जैसे ही सी इट दिस दैट सिंगुलर नाउन में आपका ये आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। अब जैसे मैं आपको एक यहाँ पर वाक्य देता हूँ, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि राम स्कूल जाता है, ये सेंटेंस आया। ये आपका इसकी पहचान हमने ये की ता है, यानी क्रिया के लास्ट में ता आया और है आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो गया। और कौन सी कैटेगरी में आया? अफर्मेटिव में, क्योंकि इसमें ना तो नहीं दिया है ना प्रश्नवाचक दिया है, तो ये आपके अफर्मेटिव कैटेगरी में आ गया। तो अफर्मेटिव में मैंने स्ट्रक्चर बताया कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? राम, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये आ गया राम। अब क्रिया आपकी यहाँ पर, उसके बाद में क्रिया आती है। क्रिया क्या है? जाना। तो अब क्रिया के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि जिन क्रिया सब के लास्ट में ओ आता है, एस आता है, एस एच आता है, डबल एस आता है, जेड आता है, एक्स आता है, सी एच आता है, तो उसमें तो हम ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई एस। वैसे आप मोस्टली ये समझिए कि 90% तो आपका एस लगता है और 10% आपका ई एस लगता है। तो ई एस किस में लगता है? जिन क्रिया के लास्ट में आपका ओ आ जाए, एस आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, सी एच आ जाए। अब जैसे गो आया, लास्ट में ओ आ रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर दे रहे हैं, आप ये देखिएगा कि एस या ई एस लगाया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो ये तो पता हो गया कि ये सिंगुलर नाउन है राम। वर्ब आपकी गो हो गई और अंत में ओ आ रहा है इस कैटेगरी में, तो ई एस लगा दिया, गोज। ओके गाइज। और उसके बाद में किसी भी दूरी के बाद में अब ऑब्जेक्ट को लगाना है तो टू लगाएंगे हम। गो के बाद हमेशा टू लगती है प्रीपोजिशन, ये बाद में समझाऊंगा मैं। लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्कूल, गोज टू स्कूल। अब ये समझ में आ गया आपके, राम गोज टू स्कूल। अच्छा, अब इसी के बाद में अगर इसी का निगेटिव आ जाए, इसी को ही समझिएगा, तो यहाँ पर आपका ये राम हो ही गया। अब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में बताया था कि निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डज का प्रयोग किया जाता है। अब निगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे? डज नाट। डज का प्रयोग किया हमने यहाँ पर, डज नाट। फिर आपका यहाँ पर देखिएगा ये निगेटिव सब्जेक्ट डज या डू, तो डज आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब गो की गो ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म आ गई, गो टू स्कूल। ये बात आपके समझ में आई। अब इसी के लिए हम इंट्रोगेटिव में बना देंगे। अब इंट्रोगेटिव में क्या बनाएंगे? अब इसमें पहले क्या आ गया? क्या राम जाता है? क्या राम जाता है? प्रश्नवाचक लग गया।
पहले क्या आ गया। अब इसमें उत्तर हाँ या ना में देना है। क्या राम जाता है, कहेगा नहीं जाता है या हाँ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में डू या डज को पहले लाएंगे। अब राम आपका थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में सिंगुलर नाउन है, तो इसमें क्या आएगा, डज पहले आ गया आपका डज, फिर सब्जेक्ट आ गया राम, और फिर आपकी वर्ब आ गई गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी जब डू या डज आ गया। तो गो टू, कहाँ जाता है ये पता नहीं, क्या राम जाता है, तो डज राम गो। अब इसी को अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर दिया जाए, दोनों कैटेगरियों का अलग अलग है, तो पहले इसको ही देखिए, क्या राम, अब आ जाए नहीं जाता है, क्या राम नहीं जाता है। अब ये आपका इंट्रोगेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। तो अब आपको पता है कि राम हमारा थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में है, तो इसमें हम डज का लगाएंगे। डज सब्जेक्ट हो गया राम, डज राम, फिर आपका नेगेटिव सब नॉट आ गया, नॉट, गो टू गो, ये आ गया आपका, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट कोई दिया नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं, मेन बात वर्ब की सब्जेक्ट की होती, वो आपका आ गया। उसके बाद में अब WH फैमिली से ले लीजिए, जैसे राम कहाँ जाता है। अब ये तो बताना पड़ेगा भाई, हाँ नाम नहीं दे सकते कि राम बम्बई जाता है, दिल्ली जाता है, कहाँ जाता है, तो ये बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका नियम थोड़ा सा अलग है। तो जो बीच का आपका WH फैमिली का वर्ड है, जैसे कहाँ, तो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे वेयर, ओके। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी, इसमें जो भी डू या डज है, तो राम के साथ क्या आएगी, डज, वेयर डज, क्योंकि राम हमारा थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में आता है, सिंगुलर नाउन के रूप में, तो वेयर डज राम गो, ये हो गया। इसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपकी आती है, जैसे ये स्पेशल चीज़ में आ जाएगी। जैसे मैं ये कहूँ कि कौन जाता है, अब है तो ये इंट्रोगेटिव, लेकिन अब कौन जाता है, अब ये कौन क्या है, अब ये हमको पता लगाना। अब कौन ऐसा तो है नहीं कि WH में आ रहा है फैमिली में, लेकिन कौन क्या है, ये हम कहें राम जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट पता है राम, और इसमें कौन में नहीं पता लग रहा है, तो कौन ही सब्जेक्ट मान लेंगे हम, कौन ही सब्जेक्ट होगा। तो कौन के लिए हु आ गया, लेकिन अब जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद में क्या आता है, अब इसमें आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होगी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में फिर मेन वर्ब ही आती है। जैसे हम कहूँ राम जाता है, तो राम गोज, तो हु गोज हो गया, हु गोज। अब ये पता करना है कि आपका ये एक वचन है या बहुवचन है, ऐसे ही इस वाला है नहीं है, तो इसमें क्या है, जैसे ये दिया जाता है लगा हुआ है, तो ये अकेला आदमी, अगर मैं ये कहता आपसे कि कौन जाते हैं, अगर ये शब्द दिया होता कौन जाते हैं, अब ये पता लग रहा है कि ये बहुवचन में है सब्जेक्ट आपका, तो हु, अब बहुवचन में है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। कौन जाते हैं, यानी सब्जेक्ट आपका इन कैटेगरी में नहीं आ रहा है, बहुत से लोगों में आ रहा है या किसी में हट करके इनमें नहीं है, तो इनको छोड़ करके बाकी में कहीं आता है, तो आपके ICIS नहीं लगती है। तो ये हो गया हु गो। यहाँ पर ये मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये थोड़ी जानकारी रहना चाहिए कि ICIS किस में आता है या किस में नहीं आता है। तो ये तो समझ में आ गया आपके जिन क्रियाओं के अंत में O, S, SH, SS, Z, X, CH, ये 4-5 चीज़ें आप याद कर लीजिए। इसमें जो भी क्रिया आ रही है, ठीक, उसके लास्ट में ये दिए हुए हैं, तो उसमें तो आपका अगर थर्ड पर्सन में आपका ये दिया गया है सब्जेक्ट, तो आपका वर्ब में आपके ES लग जाएगा, बाकी सभी में S लग जाएगा, ओके। ये
थर्ड पर्सन के लिए नियम है। लेकिन इनसे हट करके और भी कहीं कोई आ जाता है तो उसमें आपका अफर्मेटिव में ऐसे ये नहीं लगता है। ये इसमें आप ये देख लीजिएगा, जैसे ये आ जाए कि मैं जाता हूँ। अब ये आपने पहचाना मैं, ये जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आ रहा है, तो आपका ये बता दिया गया है। जैसे सब्जेक्ट क्या है, आई। अब इनको छोड़ करके, यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़ करके बाकी सभी में हम क्रिया सब्जेक्ट के बाद ज्यों की त्यों रखते हैं, तो आई गो हो जाएगा, आई गो, मैं जाता हूँ। अब इसी प्रकार से नहीं में, तो इसमें क्या आ जाएगा, डू का प्रयोग करते हैं। आपको मैंने बताया इन सबको छोड़ करके थर्ड पर्सन छोड़ दीजिए, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर को छोड़ करके बाकी सभी में डू का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में। तो जैसे आई हो, चाहे बी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे दीज हो, तो नेगेटिव में अगर बनाना हो तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ मैं नहीं जाता हूँ। तो आपने सब्जेक्ट को पहचान लिया कि ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो ये हो गया। और आई, और इसके बाद में अब आपका नहीं के लिए इनमें क्या लगाएंगे, डू नॉट, आई डोंट गो। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव में डू को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो डू आपका पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाएगा। तो ये बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि कहाँ हम डू का प्रयोग करेंगे, कहाँ डज का करेंगे, कहाँ पर ऐसे एस लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हुए मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।